अगर जंग में जीत हर हाल में मुमकिन करनी हो तो एक बात याद रखें, दुश्मन की औकात और समय देखकर उस पर वार करना चाहिए। सूरों को मारने के लिए पूरे जंगल को कोई आग नहीं लगाता, क्योंकि इससे उठने वाले धुएं से खुद का भी दम घुट सकता है। और यही है मोदी स्टाइल। वे खुद नहीं रगड़ते, अपने दुश्मनों को साबुन, शैम्पू और तुरई की जाली देकर उन्हें खुद से खुद को रगड़वाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड करार दिया और कहा कि इस क्षेत्र की समुद्र तक पहुंच सिर्फ ढाका के रहमो करम पर निर्भर है। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. यूनुस का ये बयान, और दूसरी तरफ तो आपको पता ही है कि भारत में मोदी जी बैठे हैं, वही चिरपरिचित अंदाज ताड़ने की। मोदी सरकार के काम खड़े हो चुके थे। उसे लगा कि ये छोटू यूनुस भविष्य में चीन को बुलाकर भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। तो सरकार ने यूनुस के इस बयान को बहुत ही गंभीरता से लिया और जवाब में जो कदम उठाए उससे बांग्लादेश बाप बाप चिल्ला रहा है। मोदी सरकार ने बांग्लादेश पर नकेल कसते हुए उसकी ट्रांसशिपमेंट सुविधाएं समाप्त कर दी हैं और इस कदम को लेकर जो तर्क दिया गया है वो दुनिया के देशों के लिए भी एक शानदार कूटनीतिक मैसेज है। मोदी सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा के कारण पिछले कुछ समय से हमारे हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही थी, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसशिपमेंट होता क्या है जिसका जिक्र किया गया। बांग्लादेश भारत की ज़मीन और बंदरगाहों का इस्तेमाल करके अपने एक्सपोर्ट्स खासकर नेपाल, भूटान और अन्य एशियाई देशों तक पहुंचाता था। फॉर एग्जांपल, चट्टोग्राम पोर्ट से माल भारत के लैंड कस्टम स्टेशनों जैसे त्रिपुरा के अखौरा और पश्चिम बंगाल के पेट्रोपॉल होते हुए नेपाल या भूटान तक जाता था। बांग्लादेश की लगभग 20% री एक्सपोर्ट कैपेसिटी इसी ट्रांजिट फैसिलिटी पर निर्भर करती है। अब आते हैं यूनुस के इस बयान पर। यूनुस को इतनी भी अकल नहीं आई कि उन्होंने क्या बोल दिया। और अगर आप यूनुस के बयान में सिर्फ भौगोलिक एंगल देख रहे हैं तो यह आपकी भारी भूल है, क्योंकि यूनुस ने भारत का कूटनीतिक अपमान किया था। यूनुस के इस बयान के 2 क्लियर मैसेज थे। एक तो वे भारत को अपने ही क्षेत्र में कमज़ोर बता चुके थे, और दूसरा इस बयान का मायने यह था कि यूनुस खुद को भारत के पूर्वोत्तर का गेटकीपर या दरबान घोषित करना चाह रहे थे। लेकिन इतिहास क्या कहता है, जरा इसे भी समझ लेते हैं। भारत तो नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड है, लेकिन पूरी तरह नहीं। भारत का नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश से गुजरने वाले रूट्स पर पार्शियली डिपेंडेंट है, लेकिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक अब भी एक्टिव है। और सबसे अहम बात कि भारत अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है। यूनुस पर मोदी ने आंखें तरेर दी थीं और हुआ कुछ यूँ कि मोदी सरकार ने यूनुस के इस बयान के ठीक 10 दिन के भीतर बांग्लादेशियों का होश फाख्ता करने वाला एक बड़ा फैसला लिया। भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा सस्पेंड कर दी है। अब सवाल उठता है कि भारत के इस कदम से बांग्लादेशियों पर क्या असर होगा। बांग्लादेश को हर साल 5,000 करोड़ से ज़्यादा की लॉजिस्टिक बचत होती थी भारत के जरिए री एक्सपोर्ट करके। अब यह सुविधा बंद होने से या तो उन्हें मलक्का स्टेट से जरिए लंबा समुद्री रास्ता अपनाना होगा, जिसमें प्रति कंटेनर लागत दोगुनी हो जाती है, या फिर म्यांमार के जरिए लॉजिस्टिक प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो वर्तमान में अनस्टेबल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई इमोशनल या इंस्टेंट जवाब नहीं था। ये एक स्ट्रैटेजिक जोरदार चांटा है बांग्लादेशियों के गाल पर। पिछले 2 सालों में भारत ने नॉर्थ ईस्ट में 1.9 लाख करोड़ से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश किया है। म्यांमार होते हुए मिजोरम तक माल लाने की योजना यानी कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट अब अंतिम चरण में है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को डबल लेन और बाईपास रेल रूट से जोड़ा जा रहा है, यानी भारत अब बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। और यूनुस के बयान ने भारत को इस निर्भरता को खत्म करने का सही बहाना दे दिया। ये फैसले अचानक नहीं लिए गए, बल्कि भारत ने खुद को तैयार कर रखा था। और अब जब ज़रूरत पड़ी
तो भारत ने ट्रांसशिपमेंट सस्पेंड करके साफ संदेश दिया, साफ मैसेज दिया कि अब खेल बराबरी का होगा, एहसान का नहीं। यूनुस को किस कीड़े ने काट लिया था जिससे उन्हें इस तरह की भारत विरोध जुबान बोलनी पड़ी? है क्या कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस समय भारी आर्थिक संकट में है। टका की वैल्यू पिछले 6 महीनों में 11% गिर चुकी है। IMF की रिपोर्ट कहती है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार बस 2.5 महीने के इंपोर्ट्स के लायक बचा है। यूनुस के खिलाफ खुद देश में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ रहा है। इसलिए यह बयान ध्यान भटकाने, राष्ट्रवाद की हवा बनाने और भारत को विलेन दिखाने की स्ट्रैटेजी से ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। लेकिन जवाब उल्टा पड़ा। भारत ने सधे हुए तरीके से न सिर्फ यूनुस को जवाब दिया है, बल्कि ये भी दिखा दिया कि अब सॉफ्ट पावर की चुप्पी खत्म हो चुकी है। जिस देश को हम 1971 में आज़ाद करवाते हैं वही अब हमारे नॉर्थ ईस्ट को बंधक कहेगा, तो हम तुम्ही से रगड़वाएंगे। और इस तरह से भारत ने स्ट्रैटेजिक तरीके से यूनुस के बयान को ही अपने मास्टर स्ट्रोक में बदल दिया। और यह बहुत ही शानदार टाइमिंग में किया गया फैसला था, क्योंकि अगर यह कदम 4-6 महीने पहले उठाया गया होता तो शायद उस वक्त बाइडेन के अमेरिका से यूनुस को समर्थन मिलता, जिससे यूनुस और सेना की रणनीति और भी मजबूत होती, क्योंकि बाइडेन और यूनुस प्रशासन या यूनुस की लुका छिपी किसी से छुपी हुई नहीं थी। तो सोचिए कि जब बांग्लादेश को भारतीय मदद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो भारत ने उसे कितना बड़ा झटका दिया है। दूसरी तरफ यूनुस पर भीतर की घात जो उसके देश में हो रहा है और अमेरिकी टैरिफ जैसी बाहरी आर्थिक दबाव भी बढ़ रहे हैं। यह दौर मार्केट और राजनीतिक रणनीति दोनों के लिहाज से बेहद संवेदनशील है बांग्लादेश के लिए। तो अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि बांग्लादेश को मोदी जी पर ही छोड़ देना चाहिए। एक ऐसा बयान जिसने पूरे क्षेत्रीय समीकरण को चर्चा में ला दिया। यूनुस के बयान ने भी उस प्रतिबंध को जायज़ ठहराया जिससे राजनीतिक समीकरण और तेज़ी से बदलने लगे। यही नहीं, भारत का यह कदम एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ जिसकी टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि पूरे क्षेत्रीय खेल की दिशा ही बदल गई। रणनीति यह थी कि बांग्लादेश को धीरे धीरे आर्थिक झटका दिया जाए ताकि वह बिना सिर पैर का काम करे डिसीजन ले। अगर दबाव और बढ़ाया गया तो बांग्लादेश किसी मोड़ पर सैन्य कार्रवाई करने पर मजबूर हो सकता है, लेकिन इसका सीधा असर नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसी पड़ोसी संप्रभुताओं पर भी पड़ सकता है। इसीलिए रणनीतिक सोच यही कहती है कि दबाव धीरे धीरे बढ़ाया जाए, न कि एक झटके में। क्षेत्रीय राजनीति में समय की अहमियत बहुत बड़ी होती है और अगर स्थिति इस तरह बन जाए कि पहली चाल बांग्लादेश चले, भारत नहीं, तो यह भारतीय सेना के लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है। इतिहास गवाह है कि रणनीति चालों में पहली चाल ही आगे की पूरी दिशा तय करती है। यदि बांग्लादेश आक्रामक कदम नहीं उठाता तो भारत उत्तरी क्षेत्रों में तेज़ी से अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। इस बीच अमेरिकी टैरिफ और अन्य बाहरी दबाव बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को झकझोर रहे हैं और अगर बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में जरा सी भी चूक हुई तो वे खुद ही एक सैन्य प्रतिक्रिया को न्योता दे सकते हैं। ऐसे में क्षेत्रीय व्यापार में गिरावट और जनता की राजनीतिक परिपक्वता की कमी, दोनों ही हालात भारत के पक्ष में जा सकते हैं। अगर बांग्लादेश अपने आंतरिक झगड़ों और राजनीतिक दांवपेच में फंसा रह जाता है तो भारत के पास उत्तरी बांग्लादेश के क्षेत्रों में सैन्य दखल का अवसर बन सकता है। भारतीय सेना जो आधुनिक युद्ध नीति और सुरक्षा में माहिर है, यहाँ तेजी से अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकती है। वहीं अगर बांग्लादेश की जनता भी किसी संगठित आंदोलन के जरिए अस्थिरता का संकेत देती है तो वह भारत के लिए एक इशारा बन सकता है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। यही होगा अंतिम शूल, एक ऐसा अंतिम हथियार जिसके बाद भारत रणनीतिक रूप से जो चाहे वह करने की स्थिति में होगा और इससे क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं, जिससे भारत को अपना प्रभुत्व मजबूत करने का एक निर्णायक मोड़ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने बांग्लादेश को लेकर एक साइलेंट लेकिन बेहद स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन शुरू किया है, जिसे कुछ विशेषज्ञ 5 स्टेप स्ट्रैटेजिक प्लान कह रहे हैं। पहला दांव तो पब्लिक में दिखा नहीं, लेकिन रणनीति तैयार होती रही। दूसरे दांव की शुरुआत है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज़ क्लोजिंग। सारे बड़े प्रोजेक्ट से बांग्लादेश को दरकिनार कर बेहतर ऑप्शन तैयार करना, और यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब एक अंतरिम टेक्नोक्रेट सरकार सत्ता में है जो भारत से दूरी बनाकर
चीन और तुर्की की तरफ झुकी है और इस तरह से भारत अब बांग्लादेश को रणनीतिक वल्नरेबिलिटी मानते हुए हर फ्रंट पर तैयारी कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, वाटर और माइग्रेशन पॉलिसी तक। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं यूनूस का दिमाग, या कह सकते हैं दिमागी संतुलन हिला हुआ है। वो चीन की गोद में बैठना चाह रहे हैं, इंडिया को परेशान करना चाह रहे हैं, लेकिन पूरा दांव उल्टा पड़ गया है। तो क्या आने वाले समय में एक बड़े सर्जिकल स्ट्राइक से भी कोई बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार लेने वाली है? देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया।